हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट ज्योग्राफी विषय के पीवाईक्यू पर चर्चा कर रहे हैं। विगत वर्षों में यूजीसी नेट के एग्जाम्स में ज्योग्राफी को लेकर किस तरीके के प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, क्या पैटर्न रहा है, पीवाईक्यू सॉल्व करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। चूंकि पीवाईक्यू आपको एक दिशा देता है कि आपकी जो तैयारी की है वो सही दिशा में है या नहीं, इसके लिए पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए दृष्टि ने ये पहल यहाँ पर शुरू की है, जिसमें हम विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न ज्योग्राफी विषय से पूछे गए हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। हमने 2 सेगमेंट हमारे खत्म कर दिए हैं, जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी से जुड़े हुए लगभग सभी प्रश्नों को हल किया है। तो वर्ष 2014 से लेकर कई बार 13 तक के भी प्रश्न हैं इसमें, 2024 तक के उन सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया है जो आपकी विगत वर्षों के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो 2 सेगमेंट खत्म हो चुके हैं, हम तीसरे सेगमेंट की ओर आगे बढ़ गए हैं, जिसमें जलवायु विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों के अलावा हम समुद्र विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को भी यहाँ हल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विस्तृत रूप से समुद्री सतह द्वारा अवशोषित यानी ऑब्जर्व कर ली जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दृश्य तरंग विकिरण, ऑप्शन बी है मध्य तरंग विकिरण, ऑप्शन सी है दीर्घ तरंग विकिरण और ऑप्शन डी है पराबैंगनी तरंग विकिरण। ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2021 वाले प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए, जब हम बात करते हैं वायुमंडल की और महासागरों की, तो वायुमंडल और महासागरों दोनों के लिए जो प्राथमिक एनर्जी सोर्स है वह क्या है? वह है सूर्य, और सूर्य से प्राप्त होने वाला सूर्यातप, है ना। जो सूर्य से प्राप्त होता है, हमें सूर्यातप प्राप्त होता है, इसी के जरिए वायुमंडल में भी विभिन्न प्रकार की परतों में एनर्जी मिलती है, यानी तापमान प्राप्त होता है, और महासागर में भी इसी के जरिए सूर्य के तापमान के जरिए ही ताप प्राप्त होता है। सूर्य से जो किरणें आती हैं वे लघु तरंगों के रूप में आती हैं, और ध्यान रखिएगा इसमें भी जो दृश्य प्रकाश है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दृश्य प्रकाश में जो किरणें हैं, जो तरंगे हैं, उनमें किस तरंग दैर्ध्य की, जैसे जिसकी तरंग दैर्घ्यता कम है, जिसकी तरंग दैर्घ्यता अधिक है, इसके आधार पर अलग अलग जगह पर इनका अवशोषण होता है। ध्यान रखें, जिनकी तरंग दैर्घ्यता क्या है? नीली है, जैसे मान लीजिए नीले तरंग के प्रकाश की बात करें, पीले तरंग के प्रकाश की बात करें, लाल तरंग के प्रकाश की बात करें, तो जब नीला कलर रिफ्लेक्ट होता है ना, तब तो हमें समुद्र का जल क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तित हो गया। और वे कौन सी तरंगे हैं जो अवशोषित कर ली जाती हैं? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं कि समुद्री सतह द्वारा किस प्रकार की तरंगों का अवशोषण होता है, तो ध्यान रखिएगा कि दृश्य प्रकाश की लघु तरंग लंबाई वाली जो किरणें हैं, जो कि लगभग हम मान के चलिए नीली जो किरणें हैं, वे क्या होती हैं, उसकी वजह से हमें इसका कलर क्या दिखाई देता है? समुद्र का नीला दिखाई देता है। लघु तरंगी विकिरणों का प्रकीर्णन हो जाता है और विसरण हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए लघु तरंगें अपेक्षाकृत नीचे या गहराई पर नहीं जा पाती हैं, जबकि हम बात करें कि गहराई तक कौन सी किरणें जाती हैं, तो वे किरणें होती हैं दीर्घ तरंग विकिरण। तो जो दीर्घ तरंग विकिरण है वे समुद्री सतह द्वारा अवशोषित या एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, और तरंगों की विभिन्न लंबाइयों के बारे में हमने हमारे पिछले सेशन में भी खूब डिटेल में चर्चा की है, वो वहां पर आपको मिल जाएगा, सर्च कर लीजिएगा जियोमॉर्फोलॉजी तरंग दैर्घ्यता, वहां पर आपको डिटेल से डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, ज्योग्राफी से संबंधित। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, जिसमें आपके सामने सूची 1 में उच्चावच के स्वरूप दिए हुए हैं, किस नाम से इन उच्चावचों को जाना जाता है, और उसके सामने जो दूसरी सूची है उसमें महासागरों के नाम दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि जो उच्चावच आपके सामने दिए हैं, जिनके नाम हैं, वे किस महासागर में स्थित हैं। ठीक है, आपके सामने जो उच्चावच हैं उनमें डीप या गर्त के बारे में पूछा गया है, और गर्त के बारे में हमने पिछले सेशन में ही चर्चा किया है कि महासागर की गहराई वाला हिस्सा, महासागर में नीचे गहराई वाला हिस्सा क्या कहलाता है? गर्त कहलाता है।
तो जब हम गर्त की बात करते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन प्यूर्टो रिको द्वीप कहाँ पर है, अब इसके सामने 4 महासागर है। दूसरा है सुंडा खाई, तीसरा है फिलीपीन खाई और चौथा है पॉइंट बैरो। आपको इन्हीं के आधार पर सही जवाब बताना है, ठीक है। तो देखिए लोकेशन यदि आपको पता है कि कहाँ कहाँ है तो आप इस प्रश्न को आसानी से डील कर पाएंगे। पहुंचते हैं हम कि ये है कहाँ पर, ठीक है। आपके सामने जो मैप है वह ये पूरा प्रशांत महासागर वाला मैप है, क्योंकि ये क्या है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तर अमेरिका है, ये प्रशांत महासागर है। आपके इस हिस्से में देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे एशिया है, फिर बाद में रशिया, वहां यूरोप, ठीक है। देखिए यदि हम पर्टिकुलर जितने ट्रेंचेस हमारे सामने दिए हुए थे ऑप्शन में उनकी बात करते हैं। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, इस तरफ क्या होगा, प्रशांत महासागर है, और ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ क्या आ जाएगा, हिंद महासागर, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, हिंद महासागर, या हम कहेंगे इंडियन ओशन, तो हिंद महासागर। देखिए अगर हम बात करें जावा ट्रेंच की, ठीक है, ये कहां पर है, ये सुंडा के आसपास है, सुंडा खाई जावा ट्रेंच के पास ही स्थित है। तो जब हम सुंडा खाई की बात करेंगे तो सुंडा खाई कहां पर स्थित है हिंद महासागर में। सुंडा खाई की लोकेशन क्या है, हिंद महासागर, ठीक है। फिर यदि हम प्यूर्टो रिको द्वीप की बात करें, फिलीपीन खाई की बात करें, तो इसे भी हम मैप में देखते हैं कहां पर है, ठीक है। देखिए अब आप ये हम बढ़ रहे हैं किस ओर, ये हमारा एशिया वाला हिस्सा है, उसमें देखिए पूर्वी हिस्से पर फिलीपीन, ये है फिलीपीन द्वीप, या आप इसे कहें कि वो क्या है, फिलीपीन खाई, ये क्या है, फिलीपीन खाई है, फिलीपीन ट्रेंच है। तो देखिए ये किस हिस्से में स्थित है, ये प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है। तो फिलीपीन द्वीप कहां पर स्थित है, प्रशांत महासागर वाले हिस्से में, फिलीपीन खाई है प्रशांत महासागर वाले हिस्से में। बढ़ते हैं अब प्यूर्टो रिको को देखते हैं, ये प्रशांत महासागर हो गया, ये पूरा विस्तार है प्रशांत महासागर का। हम सभी जानते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका वाले हिस्से में यदि हम बात करें प्रशांत महासागर वाले रीजन की, तो अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, इसका जो पूर्वी हिस्सा है, ये जो एस आकृति है, ये क्या है, ये अटलांटिक महासागर है। हमने विस्तार से इसके पहले इसके बारे में चर्चा की है। तो यदि एस आकृति वाले हम अटलांटिक महासागर में स्थित ट्रेंचेस की बात करें तो देखिए केमान ट्रेंच, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ये इसके उत्तरी अटलांटिक वाले रीजन में स्थित है, ठीक है। जबकि उत्तरी दक्षिणी अटलांटिक में देखिए साउथ सैंडविच ट्रेंच स्थित है। तो प्यूर्टो रिको आपने देखा कहां पर है, अटलांटिक ओशन में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक ओशन में स्थित है। यदि स्पेसिफिक प्लेस पूछा जाए तो देखिए प्यूर्टो रिको कहां पर है, ये है अटलांटिक ओशन में, बचता है क्या, पॉइंट बैरो आर्कटिक महासागर। तो आपने देखा कि प्यूर्टो रिको कहां पर स्थित है, नंबर 2 पर स्थित है, ठीक है। प्यूर्टो रिको किस पर स्थित है, नंबर 2 पर। सुंडा खाई स्थित है नंबर 3 यानी हिंद महासागर पर। फिलीपींस खाई स्थित है नंबर 1 यानी प्रशांत महासागर पर। पॉइंट बैरो स्थित है नंबर 4। तो 2, 3, 1, 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या है, सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए हमने ट्रेंचेस भी देखे, आप मैप निकालिए अपना, और मैप में सारे ट्रेंचेस को आपको क्या करना है, स्थान, उनके मैप को ऐसे आपको ट्रेंचेस को गोल बनाना है और बताना है कि वे किस महासागर में स्थित है, ठीक है। दुनिया के सबसे गहरे ट्रेंच का नाम क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हमने पिछली क्लास में ही उसके बारे में पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, महासागरीय जल में वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, आपके पास ऑप्शन है लवणता से, अक्षांश से, मौसम से या पवनों से, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों से आपको सही उत्तर का चयन करना है। आपके पास ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2021 के सेशन में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए प्रश्न को ठीक से पढ़ना। प्रश्न क्या है, महासागरीय जल में वाष्पीकरण की प्रक्रिया किन किन चीजों से प्रभावित होती है, आपको बताना है। यदि हम महासागर की बात करें, सबसे पहले लवणता, हमने देखा कि यदि ये महासागरीय रीजन है और इसकी लवणता मान लीजिए क्या है, ज्यादा है, ठीक है, इसकी सैलिनिटी मान लीजिए ज्यादा है। अगर इसकी लवणता ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ इसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब जो तापमान यहाँ मिल रहा है, इस तापमान से जो वाष्पीकरण ऊपर की ओर होता, जल ऊपर की ओर बढ़ता, अगर लवणता कम होती तो वाष्पीकरण अधिक होता, तो वाष्पीकरण क्या होता, अधिक होता। क्यों, लवणता के बढ़ने की वजह से अब क्या हो गया, जल की मात्रा
कम ऊपर की ओर आएगी। लवणता ज्यादा है तो वो क्या करेगी, रोक कर रखेगी जल को, ठीक है। ऐसे रोक कर रखने की वजह से क्या होगा, जल की मात्रा में नमक अधिक होने की वजह से वाष्पीकरण में कमी आएगी। तो लवणता वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। दूसरा है अक्षांश, हमने इससे पहले भी पढ़ा है। क्या हमने इससे पहले अक्षांशों में पढ़ा है कि ये क्या है, विषुवत रेखा है, ये ऊपर आप पढ़ेंगे। देखिए विषुवत रेखा में यदि आप महाद्वीपीय क्षेत्र की बात करें, महाद्वीपीय क्षेत्र की बात करें तो 10 डिग्री अक्षांश नॉर्थ में और 10 डिग्री अक्षांश साउथ में, इनके बीच में वाष्पीकरण अधिक होता है। ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं इसी प्लेस की और हम लवणता के संदर्भ में, अक्षांश के संदर्भ में बात करें तो महाद्वीपों पर सर्वाधिक वाष्पीकरण आपको 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच देखने को मिलता है। वहीं महासागर में आपको सर्वाधिक वाष्पीकरण, ध्यान रखिएगा कहां से, जो 10 डिग्री नॉर्थ वाला हिस्सा है इसके आप ऊपरी रीजन में चले जाएं तो विषुवतीय जलवायु वाले क्षेत्र में महासागरों में सर्वाधिक वाष्पीकरण 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच मिलता है। 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच मिलता है महासागरों में। ध्यान रखें कहां, महासागरों में, यहां भी महासागरों में। तो इसका मतलब अक्षांशों के आधार पर क्या हो गया, वाष्पीकरण में डिफरेंस देखने को मिला, तो ये प्रभावित करता है, ठीक है। तो अक्षांश भी प्रभावित कर रहा है। तीसरा है मौसम, बिल्कुल सही बात है। मौसम कैसे प्रभावित करता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया को, इसे समझना जरूरी है। देखिए अगर मान लीजिए ग्रीष्म ऋतु चल रही है, मौसम कौन सा है, गर्मी का मौसम है। अगर ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तापमान अधिक होने से यहाँ क्या होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा। यदि शीत ऋतु चल रही है, शीतलता की वजह से क्या होगा, बहुत कम तापमान पृथ्वी तक आएगा, इससे महासागरों का जो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब मौसम भी वाष्पीकरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। और डी है पवनें। देखिए हवाएं जितनी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वाष्पीकरण की दर उतनी तेजी से बढ़ती है। क्यों, क्योंकि पवनें प्रभावित करती हैं। पवनों की जो गति है वह वाष्पीकरण को धनात्मक रूप से प्रभावित करती है, इनके साथ संबंध होता है। पवनें तेज होंगी, इनकी गति तेज होगी तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, ज्यादा होगी, अधिक होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से चारों चीजें प्रभावित कर रही हैं वाष्पीकरण को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 1 2 3 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये प्रश्न यहीं पर समाप्त हो गए हैं, हमने लगभग सारे प्रश्नों को यहाँ हल कर लिया है। ये है अगला प्रश्न है, ये निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री जल पर अधिकतम ज्वार उत्पन्न करने वाला बल डालता है। देखिए पूछ रहा है समुद्री जल पर निम्नलिखित में से, इन चारों में से कौन अधिकतम ज्वार उत्पन्न करने वाला बल डालता है, ठीक है। हमने ज्वार और भाटा के बारे में डिटेल से चर्चा की है। यदि आप सर्च करना चाहते हैं तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, वहां पर सर्च कर लीजिए ज्वार भाटा। आपको ज्वार भाटा की डिटेल डिस्कशन में वीडियो मिल जाएगी। आप उसमें देखिए कि किन किन चीजों से, किन किन वजहों से ज्वार भाटा आता है, कैसे प्रभावित होता है, कौन कौन सी दशाएं ज्वार भाटा को प्रभावित करती हैं, वहां आपको डिटेल एनालाइज मिलेगा, ठीक है। चलिए एनालिसिस मिलेगा। ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है शुक्र और ऑप्शन डी है मंगल। जब हमने ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा था तो हमने डिटेल से पढ़ा था कि ज्वार भाटा दरअसल सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी, ये 3 ग्रह हैं। इसमें पृथ्वी में तो हम है ही, पृथ्वी में ही सागरी सतह, सागरी जो तट है वहां पर ज्वार भाटा की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ज्वार भाटा है क्या, ज्वार भाटा है दरअसल सूर्य और चंद्रमा, इनकी जो बल लगता है, इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है, मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है, इनके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी में जो महासागर है, उन महासागर की लहरों की जो गति प्रभावित होती है, इसकी वजह से ज्वार भाटा आता है। और ज्वार भाटा अलग कुछ भी अलग नहीं है। आप समझें यदि ज्वार भाटा को, तो समुद्र की लहरों का बहुत तेजी से गति के साथ तट पर आना, ऊपर लहरों का बहुत तेजी से ऊपर गति के साथ तट पर आना और वापस चला जाना, यही ज्वार एवं भाटा है। तो ये जो गति से, जिस गति के कारण, जिस बल की वजह से ये लहरें ऊपर की ओर उठती हैं और फिर वापस चली जाती हैं, ये बल किसकी वजह से कार्य करता है, सूर्य और चंद्रमा की वजह से कार्य करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम बात करेंगे ज्वार और भाटा की, चंद्रमा तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से समुद्रों के जल के आवर्ती चढ़ाव और उतार की घटना ज्वार और भाटा
कहलाता है। ठीक है, तो चंद्रमा और सूर्य की यदि हम सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण की बात करें तब तो समुद्र का जल उठता है और नीचे की ओर आता है। अब पूछा क्या गया है कि अधिकतम ज्वार उत्पन्न करने वाला बल कौन सा है। तो देखिए, जो सूर्य है वह पृथ्वी से बहुत दूरी पर है, सूर्य पृथ्वी से बहुत दूरी पर है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है, ये ध्यान रखना है। तो जिसका बल सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, कार्य करेगा, वह क्या होगा, वो है होगा चंद्रमा का बल। तो ऑप्शन बी चंद्रमा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, वायु का स्तरीय यानी लैमिनार प्रवाह क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कणों की सभी दिशाओं में गति, ऑप्शन बी कणों की एक दिशा में गति, कणों की सभी दिशाओं में गति। ठीक है, कणों की एक दिशा में गति, पृष्ठीय पवन की गति दिशा में गति, और डी है दो समदाब रेखाओं के बीच वायुदाब का घटना। ये जेआरएफ यूजीसी नेट जेआरएफ के 2021 वाले सेशन में, दिसंबर 2021 वाले सेशन में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए, जब हम लैमिनार प्रवाह की बात करते हैं तो ध्यान रखें, लैमिनार प्रवाह जो द्रव है, द्रव यानी जल, ठीक है, मान लीजिए द्रव तरल पदार्थ, इन तरल पदार्थों की परतों में काम करने वाले ये जो द्रव है, इन द्रवों की परतों में काम करने वाला जो बल है उसकी वजह से ही लैमिनार प्रवाह उत्पन्न होता है। अब ये ध्यान रखना है कि इस द्रव की गति यदि एक ही दिशा में हो रही है, द्रव के कणों की गति एक ही दिशा में हो रही है, तो इसे लैमिनार प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, लैमिनार प्रवाह कहते हैं। तो लैमिनार या स्तरीय प्रवाह एक ऐसा प्रवाह होता है जिसमें जो द्रव की परतें हैं, द्रव यानी जल या तरल पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, जिसमें द्रव की परतों के रूप में ये प्रवाहित होता है। इसकी जब हम दिशा की बात करेंगे तो इनमें जो कणों की गति है या जो द्रव की परतें हैं, इनमें जो कण हैं, इनमें द्रव के जो कण हैं, सभी बिंदुओं पर, यहाँ पर सभी बिंदुओं को पर इसका जो वेग होगा वे समान होगा और साथ में ये एक ही दिशा में गति करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रवाह में क्षैतिज धरातल से जो चिपकी हुई द्रव की परतें हैं वे एक ही दिशा में गति करती हैं, तो कणों की एक दिशा में गति। ऑप्शन बी लैमिनार प्रवाह के भीतर शामिल होगा। ऑप्शन बी इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ और खास प्रश्नों को यहाँ हल किया, शामिल किया। मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, रिवाइज जरूर करिएगा। साथ में आप अपने पास मैप बना लें, हर चीज की स्पेसिफिक डायग्राम बना लें, ताकि आपको चीजें आसानी से और देर तक याद रहेंगी। ठीक है, तो रिवीजन तो मस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया।